नमस्कार छात्रों। इससे पहले के वीडियो में हमने ये जाना कि किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण होता है, यानी नर में शुक्राणुओं का और मादा में अंडाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये सारी बात हमने कर ली। इसके बाद निषेचन की प्रक्रिया आती है, लेकिन उससे पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण चक्र, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो मादा में होती है और जिस पर कहीं ना कहीं पूरा जो निषेचन है या पूरी जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो निर्भर है, उस घटना को, उस चक्र को हम मादा प्रजनन चक्र, ऋतुस्राव चक्र, मेंसुरेशन साइकिल, या जैसा कि आपकी इस वक्त स्क्रीन पर आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, देखेंगे आप। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करके बताता हूँ। ये यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, ये आतर्व चक्र। इसके जो अन्य नाम है वो है ऋतुस्राव चक्र, मेंसुरेशन साइकिल। ये उसके कुछ नाम है। अपन लोग, आप और हम मिलकर के इस पूरे चक्र पर चर्चा करते हैं। इससे पहले हम इससे संबंधित कुछ चीजों को, कुछ शब्दावलियों को यदि थोड़ा सा देख लें तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि यदि हमें शब्दावली पहले से नहीं मालूम होगी तो थोड़ी सी दिखने में, पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी कठिन, ये पूरा चक्र हमको बहुत कठिन सा महसूस होता है। कठिन सा महसूस इसलिए भी होता है क्योंकि यदि हम देखेंगे तो यहाँ ऊपर इस वक्त अब आपकी स्क्रीन पर ये पूरा एक चित्र जो है वो दिखाई दे रहा है। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। देखिए, अब आपके सामने ये पूरा जो है वो मेंसुरेशन साइकिल का चित्र है, अक्सर डायग्राम है। इसे अपन ग्राफिकल डायग्राम भी कहते हैं। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं उसी तरह से ये ग्राफिकल पूरा निरूपण है, चित्रण है, जिसमें आपको कुछ लाइनें दिख रही होंगी, बीच में कुछ चित्र दिख रहे होंगे, कुछ यहाँ पर कॉलम्स भी बने हुए हैं। अब इनको हम समझें उससे पूर्व हमें कुछ शब्दावली, कुछ टर्म्स जो हैं वो समझनी होंगी। वो इसलिए भी समझनी होंगी क्योंकि उनको यदि हम यहाँ समझ लेंगे तो जब हम इस पूरे चक्र को लगातार पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये जो चक्र है ये प्रत्येक मादा में प्रति मास होता है, लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है वो 13 से 14 वर्ष की उम्र में होती है। 13 से 14 वर्ष की उम्र में होती है और कब तक चलती है? 45 से 50, और कुछ कुछ महिलाओं में 55 वर्ष तक ये जारी रहती है। और ये जो चक्र है ये 28 दिनों का, 26 से 28 दिनों तक होता है। कुछ महिलाओं में, कुछ मादाओं में ये 26 दिन का होता है तो कुछ 28 दिनों का होता है। अपन इसको 28 दिनों, 28 से 29 दिनों का ही मान के चलते हैं। इस पूरे 28 दिनों के अवधि में मादा में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उनको हम क्रमशः समझेंगे। लेकिन
यहां पर हम ये समझें कि 13 से 14 वर्ष की आयु में जब सबसे पहले किसी मादा को ऋतुस्राव होता है, रजोधर्म होता है, तो उसके लिए एक शब्द यहां पर दे रखा है, रजोदर्शन। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने सिलेक्ट करता हूं, रजोदर्शन। रजोदर्शन से तात्पर्य यहां पर है कि 13 से 14 वर्ष की उम्र में जब किसी मादा को पहली बार ऋतुस्राव होता है तो उसको हम रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। तो ये शुरुआत जैसे ही होती है उसको हम रजोदर्शन कहते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये जो चक्र है वो रजोदर्शन से शुरू होता है, यानी 13 से 14 वर्ष की उम्र में, और आगे जाकर के 45 से 50 वर्ष या कुछ मादाओं में, कुछ महिलाओं में 55 वर्ष तक जारी रहता है, और उसके पश्चात ये चक्र जो है वो बंद हो जाता है ना। यानी कि जो रजो स्त्राव है वो बंद हो जाता है, और इस अवस्था को, इस समय को हम रजो निवृत्ति या मोनोपॉज के रूप में जानते हैं। ये देखिए यहां पर लिखा होगा, ये शब्द यहां पर आया है, यहां देखिए ये लिखा हुआ कि 55, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा सा सिलेक्ट कर रहा हूं इसको। स्त्री में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल या आतर्व चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति, इसकी शुरुआत को हम कहते हैं रजोदर्शन, और इसकी समाप्ति को किसी भी महिला में रजोनिवृत्ति या मोनोपॉज कहा जाता है। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कहना चाहें तो जैसे ही रजोदर्शन प्रारंभ होता है, यानी उस मादा में गर्भ धारण करने की क्षमता विकसित हो जाती है, और जैसे ही 50 वर्ष, 45 से 50 वर्ष या 55 वर्ष में ये रजो निवृत्ति होती है, यानी ऋतुस्राव बंद हो जाता है, तो ये माना जाता है, ये वो मान लिया जाता है कि उस महिला में अब गर्भ धारण की क्षमता समाप्त हो चुकी होती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि प्रथम ऋतुस्राव को रजोदर्शन, और समाप्ति को ऋतुस्राव को, रजोस्राव की समाप्ति को या मासिक धर्म की समाप्ति को हम रजो निवृत्ति के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में कहना चाहें तो अब आप यहाँ पर इस चित्र को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये दिवस दे रखे हैं। सबसे पहले हमको दिवसों की बात करनी पड़ेगी। ये दिवस दे रखे हैं यहाँ पर 1 से लेकर के और 29 दिवस तक, और उसके पश्चात फिर 1, और इसी प्रकार से यहाँ पर आप कॉलम देखेंगे तो 1 से लेकर के 14 तक, और 15 से लेकर के 29 तक, और फिर 1, यानी यही पूर्व वाली स्थिति यहाँ पर दे रखी है। तो जैसे कि यहाँ पर ये दिवस दे रखे हैं, उन्हीं दिवसों को यदि हम बांटें तो यहाँ पर तो कुल मिलाकर के इन्होंने 1 और 2 और तीसरे भाग में बांटा है, लेकिन आपकी अपनी पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से, समझने की सुविधा की दृष्टि से हम इस पूरे मासिक धर्म के चक्र को, ऋतुस्राव चक्र को 6 भागों में बांटते हैं। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी समझते हैं ताकि हमको ये चीजें समझ में आए। ये देखिए, ये प्रथम दिवस, 1 दिवस, यानी जिस दिन सबसे पहले रजो दर्शन होता है उस दिन से लगा करके और चौथे दिन तक या 5वें दिन तक, कुछ कुछ महिलाओं में 5वें दिन तक और सामान्यतः 4 दिन तक, जो अंड मादा के शरीर में बनता है, जो गर्भाशय में आकर के स्थापित हो जाता है और उसका निषेचन नहीं होता, तो वो अंड जिसका निषेचन नहीं हुआ, जो गर्भ में परिवर्तित नहीं हुआ, यानी वो अंडाणु के रूप में ही मौजूद है, और कहाँ लगा हुआ है, वो गर्भाशय की दीवार से लगा हुआ है। वो जो अंडाणु है वो, और जो गर्भाशय की दीवार जिससे वो प्रतिस्थापित है, वो दोनों जब नष्ट होती हैं तो वहां से जो श्लेष्म है, जो
अंडाणु नष्ट हुआ है उसका जो भाग है, नष्ट हुआ भाग है, वो श्लेष्म और जो गर्भाशय की दीवार क्षतिग्रस्त हुई है, वहां से जो रक्त वाहिनियां हैं उनके खुलने से रक्त के साथ ये बहाव, ये जो पूरा सिक्रेशन है, स्त्राव है, वो शरीर से योनि के द्वारा बाहर निकलता है। इसको हम कहते हैं ऋतु स्त्राव या रजोधर्म। और ये प्रक्रिया पहले दिन से लगा के और 4 दिन तक चलती है। कब? जबकि बनने वाला अंडाणु निषेचित नहीं होता है। ठीक। अब जब ये स्त्राव यानी जो श्लेष्म है और जो रक्त है और जो अंडे का बचा हुआ भाग है वो निकलना, योनि के मार्ग से निकलना बंद हो जाता है, यानी कि स्थिति आ जाती है 5वें दिन। और ये स्थिति 5वें दिन से और 13वें दिन तक चलती है। इस दिनों में, इन दिनों में यानी 5 से लेकर के और 13वें दिन तक, इस समय क्या होता है कि यहाँ देखिए, आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, आप यहाँ पर चित्र देखें। मैं यहाँ पर कुछ एरो ले लेता हूं तो जिससे अपने को सुविधा रहेगी। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए, आप यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अंड के निर्माण की प्रक्रिया है। यानी जो फॉलिकल सेल्स हैं, जो कि कब बन चुकी थी? जब ये मादा अपनी माता के गर्भ के 6ठे महीने में थी, तब से ये निर्माण शुरू हो गया था और जन्म के साथ, जन्म के ठीक पहले बंद हो गया था। अब उसके आगे की प्रक्रिया चलती है, यानी यहाँ पर जो फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं, प्राइमरी फॉलिकल सेल्स से लेकर के ग्राफियन फॉलिकल सेल्स तक का जो निर्माण होता है वो यहाँ पर होता है। यानी यहाँ पर फॉलिकल सेल्स पुटिका का निर्माण होता है। कब? 5वें दिन से लेके और 13वें दिन तक। देखिए, यहाँ पर एक स्थिति ये हुई और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति ये है कि यहाँ पर यानी गर्भाशय में जब अंड निषेचित नहीं हुआ और वो नष्ट हुआ, तो उसने क्या किया कि जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है, एंड्रोमेट्रियम जिसे अपन कहते हैं, वो भी नष्ट हुई। तो जब वो नष्ट हुई, क्षतिग्रस्त हुई, तो इसी समय जब यहाँ पर फॉलिकल सेल्स का निर्माण होता रहता है, उसी समय यहाँ पर यानी गर्भाशय में ये प्रक्रिया कहाँ चल रही है? ओवरी में। कहाँ चल रही है? ओवरी में। और ये प्रक्रिया कहाँ चल रही है? गर्भाशय। तो यहाँ पर उस एंड्रोमेट्रियम यानी गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है उसकी मरम्मत का कार्य होता है। कब होता है? ये 5वें दिन से लगा के और 13वें दिन के बीच में होता है। और 14वें दिन यहाँ पर तब तक अंड का यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के द्वारा जो अंड निर्मित होता है, जिसमें अभी द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होना शेष है, वह अंड जो कि अभी पूर्ण अंड में परिवर्तित नहीं हुआ है, लेकिन उसका उत्सर्ग 14वें दिन होता है, जिसे हम अंडो उत्सर्ग के रूप में जानते हैं। और ये अंडा से इसे निकल करके और कहाँ पहुंच जाता है? अंडवाहिनी में। कहाँ पहुंच जाता है? अंडवाहिनी में। और ये प्रक्रिया होती है 14वें दिन। तो 14वें दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन अंडो उत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। चौथा जो चरण है वो 15वें दिन से लगा करके और 19वें दिन के बीच में होता है। होता क्यों होता है? इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि एक तो अंडाणु जो है वो अंडवाहिनी में प्रवेश करके और कहाँ पहुंच जाता है? अंडवाहिनी के अंदर। और वहां पर वो स्थापित रहता है, स्थिर रहता है और एम्पुला वाले भाग में। और यहाँ पर वो शुक्राणु का इंतजार करता है कि शुक्राणु आएगा और उससे उसके निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके लिए वो अंडवाहिनी में स्थापित हो जाता है। साथ ही साथ अब देखें यहाँ पर आप, ये जो अंड निकला है तो बाकी जो बची हुई यहाँ पर फॉलिकल सेल्स है, ये सारी फॉलिकल सेल्स जो है आगे जाकर के किसमें बदल जाती हैं? कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती हैं। ये कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर क्या 2 प्रक्रियाएं हुई 15वें दिन से लगा करके और 19वें दिन के बीच में। यहाँ पर 2 प्रक्रियाएं हुई। क्या हुई कि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम
ये कुछ फॉलिकल सेल्स यानी अंडोत्सर्ग के बाद जो पुटक बचते हैं उनके द्वारा यहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, ये कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। और साथ ही साथ हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 15वें दिन से लेकर के और 19वें दिन के बीच में गर्भाशय जो है वो, चूंकि ये मान के चलता है कि जो अंडोत्सर्ग हुआ है वो निषेचित होने के बाद कहाँ आएगा, गर्भाशय में आएगा। तो गर्भाशय की जो दीवार है उस अंड को, निषेचित अंड को ग्रहण करने के लिए, और ये मान के चलती है कि यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होगा, उसको अपने से संलयित करने के लिए, चिपकाने के लिए, उसका आगे परिवर्तन करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर रजो दर्शन के बाद जो गर्भाशय की दीवार है उसकी क्या स्थिति है, और यहाँ पर जो 15वें दिन से 19वें दिन के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ की स्थिति में और यहाँ की स्थिति में आपको अलग से दिखाई देगा। जो वो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है जिसे अपन एंड्रोमीट्रियम कहते हैं, वो किस तरह से पुनः मरम्मत के बाद तैयार हो गई है और किसी भी अंडाणु निषेचित या अनिषेचित को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये 15वें से 19वें दिन की बात है जिसमें गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय में जो क्रिया होती है, गर्भाशय की दीवार तैयार होती है और यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम जो है उनका निर्माण होता है। और हम अब बात करते हैं 20वें दिन से लेकर के और 25वें दिन की बात करते हैं। यानी जो हमारा पांचवा भाग है, पांचवा पॉइंट है, वो है 20 से 25वें दिन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच गया था, वो अंडवाहिनी में अगर निषेचित हो जाता है तो, और निषेचित नहीं होता है तो आगे बढ़ के और गर्भाशय में आकर के स्थापित होता है। कब? इस 20 से 25वें दिन के बीच में। यदि वो निषेचित हो गया है तो उससे जो भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया है, मॉरूलावस्था, गैस्ट्रुलावस्था और उससे आगे की अवस्थाएं वो चालू हो जाती हैं, और ये जो गैस्ट्रुला वाला पूरा भ्रूण है वो मादा के गर्भाशय में आकर के स्थापित हो जाता है। और यदि अंड का निषेचन नहीं होता तो भी ये अनिषेचित अंड आकर के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, स्थापित हो जाता है। और आखिरी का जो हमारा भाग है, आखिरी का जो हमारा पॉइंट है, वो है 26वें दिन से और 28वें 29वें दिन की स्थिति। इसमें क्या होता है कि निषेचित, अगर निषेचन की प्रक्रिया हो गई है तो ऋतुस्राव जो है वो बंद हो जाता है। कब तक? जब तक कि भ्रूण का जन्म नहीं हो जाता। और यदि निषेचित नहीं होता है तो ये अंडाणु यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होता है एंड्रोमीट्रियम के साथ, और फिर से 29वें दिन में, 28वें या 29वें दिन में जो नष्ट हुआ भ्रूण है और जो गर्भाशय की दीवार है, यहाँ पर आप देखेंगे इस स्थिति को और इस स्थिति को देखिए, यहाँ पर गर्भाशय की दीवार आपको एक जैसी दिखाई देगी, यानी यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त हो गई है और इसमें से जो रक्त है, जो श्लेष्म में और अंडे के जो अवशेष है वो योनि के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं, यानी फिर से ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। इस तरह से हम ये समझें कि जो पूरी प्रक्रिया है वो ऋतुस्राव से शुरू होती है और 1 से 4 दिन, 5 से 13वें दिन, फिर 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, 15वें से 19वें दिन जिसमें अंडवाहिनी में अंडाणु पहुंचता है और यहाँ पर गर्भाशय की दीवार मरम्मत हो जाती है, बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लेती है और यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम, अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ठीक, और फिर स्थापित निषेचित या अनिषेचित अंडाणु आकर के और गर्भाशय की दीवार पर स्थापित होता है। यदि वो निषेचित नहीं हुआ होता है तो पुनः जो ऋतुस्राव है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो शुरू हो जाता है। लेकिन हम इसको यहाँ समझेंगे कि ये प्रक्रिया जितनी आसान मैंने आपको बताई है उतनी आसान नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 चक्र, यहाँ अगर आप हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 चक्र दिखाई देंगे आप। ये पूरा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है
यदि आप देखेंगे तो दो भागों में बटा हुआ है। एक ये जो ऊपर वाला भाग यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए एरो के रूप में जिस मैंने लगाया हुआ, ये है अंडाशय में होने वाले परिवर्तन, यानी कि ओवेरियन साइकिल। यानी पूरा जो मेंसुरेशन साइकिल है वो दो साइकिलों के एक साथ चलने से और मिलने से बना होता है। तो यहाँ पर एरो जो दिख रहा है यहाँ पर, यानी ये है ओवेरियन साइकिल। और ये जो नीचे का भाग आपको दिख रहा है ये यूटेरस वाले भाग में होता है, यानी यूटेरियन साइकिल। गर्भाशयी चक्र और अंडाशयी चक्र इन दोनों के मिलने से होता है। और यहाँ पर जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सब परिवर्तनों में सबसे बड़ा जो भूमिका होती है, सबसे बड़ी जो भूमिका होती है, सबसे बड़ा जो रोल होता है, वो यहाँ पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं, जो कि इन सारी प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, संचालित करते हैं, इन सबको कोऑर्डिनेट करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, या जिनके द्वारा पूरे ऋतुस्राव और पूरे मेंसुरेशन साइकिल को नियंत्रित किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। उनका स्राव और उनका किस तरह से क्या कार्य होता है ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। देखिए आपका जो ये जो आपके सामने जो स्क्रीन मुझे दिखाई दे रही है, इसको यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो इसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहां देखिए, आप देखिए यहां तक हमने बात कर ली थी। अब आप इसमें देखिए, यहां पर ये जो निशान लगे हुए हैं इनको अपन थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक शब्द दे रखा है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। उसके बाद यहां पर दो हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं, एक का नाम है LH, एक का नाम है FSH। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक और हार्मोन्स का नाम दे रखा है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इन सबको हम एक बार अंडरलाइन करते हैं। तो देखिए इन सबको अपन एक बार अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहले हम ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद यहां पर अपन LH, FSH, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, ठीक है। और एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। देखिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले देखिए यहां पर ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है, ये LH है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, और ये LH और FSH, ये दोनों हार्मोन्स जो हैं LH और FSH। FSH का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेशन हार्मोन्स, यानी ये वो हार्मोन्स है जो फॉलिकल जो सेल्स होती हैं, पुट्टिकाएं जो होती हैं, उनके ऊपर कार्य करता है और उनका परिवर्धन करता है, उनका विकास करता है, अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन में सहायता करता है। ये LH हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी होता है वो 14वें दिन में जो अंडोत्सर्ग होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो FSH हार्मोन्स है वो फॉलिकुलर हार्मोन्स जो है, जब कार्पस ल्यूटियम ये जो कोशिकाएं बन जाती हैं जिनको मैंने आपको ऊपर बताया था अंडाशय में, उनसे क्या होता है, एक और हार्मोन्स निकलता है प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ही वो हार्मोन्स है जो निषेचित अंडाणु को या अनिषेचित अंडाणु को गर्भाशय में स्थापित करने में मदद करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और हार्मोन्स पाया जाता है, इसे अपन कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो गर्भाशय की दीवारों की मरम्मत करने में और उनको इस तरह से तैयार करने में मदद करता है ताकि वो किसी भी निषेचित या अनिषेचित अंडाणु को ग्रहण करने में सक्षम हो सके।
तो ये कुछ बात थी। अब पुनः हम इसके उस डायग्राम पर चलते हैं जो हमको इसको बहुत आसानी से समझने में मदद करेगा। पुनः हम ऋतुस्राव के इस डायग्राम पर चलते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अपने को ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए आप, यहां पर आपको ये दो लाइनें दिखाई दे रही और यहां पर आपको ये दो लाइनें दिखाई दे रही। ये दो लाइनें जो हैं वो हार्मोन से संबंधित है। यहां पर ये जो आपको लाल रंग की लाइन दिखाई दे रही है ये FSH हार्मोन्स से संबंधित है और जो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से संबंधित है। इनका ऊपर की ओर उठना, इनके स्राव और इनका जो लेवल है, इनका जो स्तर है उसको बढ़े हुए को प्रदर्शित करता है और जो नीचे की ओर जब ये जाती हैं तो ये इनके स्राव को और इनके स्तर को कम होने को प्रदर्शित करता है। और कहीं ना कहीं यानी हम देखेंगे तो 13वें से और 14वें दिनों के दौरान यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको पूर्ण उच्च स्तर पर मिलेंगे। उसी प्रकार से यदि आप इस नीचे की ओर इस पूरे चक्र में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दो लाइनें दिखाई दे रही हैं। ये जो ऊपर वाली ग्रीन लाइन है ये दूसरे हार्मोन्स एस्ट्रोजन से संबंधित है और जो निचली वाली स्थिति है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। अब हम ये जानते हैं कि आखिरकार इन हार्मोन्स का कार्य इस पूरे चक्र में क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही चौथे दिन रजो धर्म जो ऋतुस्राव है वो स्राव बंद होता है, यानी योनि मार्ग से जो श्लेष्म रक्त का भाग और जो अंडाणु के अवशेष हैं वे बाहर निकल जाते हैं और वो स्राव होना बंद हो जाता है, यानी चौथे दिन, ठीक है, को ये समाप्त हो जाता है। यानी ये स्थिति कौन से दिन की है? ये 5वें दिन की है। अब आप 5वें दिन यहां पर आप देखेंगे तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन्स यहाँ पर बिल्कुल अपने निम्न लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई बढ़ा हुआ स्तर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए FSH और LH हार्मोन्स, ये FSH हार्मोन्स जब उठी हुई स्थिति में है और LH हार्मोन्स निम्न स्थिति में, यानी सबसे पहले जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो होता है FSH हार्मोन्स। जैसा कि इसका नाम है, F से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये जितनी भी पुट्टिकाएं पाई जा रही हैं यानी फॉलिकल सेल्स ये भी F से ही संबंधित है। यानी ये FSH हार्मोन्स सबसे पहले निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर वाले भाग से और ये आकर के कार्य करता है किसके ऊपर? इन फॉलिकल सेल्स पर। और इन फॉलिकल सेल्स में जो प्राथमिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनको आगे विकसित करने के लिए और ग्राफियन सेल्स तक पहुंचाने के लिए, फॉलिकल सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। और इसका काम जैसे जैसे यानी ये फॉलिकल सेल्स को एक बार जब शुरू कर देता है तो इसका जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और यहाँ पर जो LH हार्मोन्स है उसका स्तर क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। इसका स्तर कम होता है FSH का और LH का स्तर बढ़ता है। FSH का स्तर इसलिए कम होना शुरू होता है क्योंकि यहाँ पर इसका जो कार्य था इन पुट्टिकाओं की कोशिकाओं को अंड निर्माण के लिए उत्तेजित करने का कार्य वो लगभग पूर्ण हो चुका होता है। वो इनको उत्तेजित करने का कार्य पूर्ण कर चुका होता है और यहाँ पर अंड के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होती है। उसी समय में यहाँ पर LH हार्मोन्स निकलता है और ये LH हार्मोन्स जो है वो इस पूरे एंड्रोमीट्रियम की दीवार को के में मरम्मत के कार्य को इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स के साथ मिलकर करने का कार्य करता है। यानी यहाँ पर अंड निर्माण की, फॉलिकल सेल से अंड निर्माण की प्रक्रिया होती है यानी ओवेरियन साइकिल चलता है और यहाँ पर यूटेरियन साइकिल चलता है। यानी पर यहाँ पर जो एंड्रोमीट्रियम, गर्भाशय की एंड्रोमीट्रियम की दीवार है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स और LH हार्मोन्स के द्वारा संपन्न होती है। और ये 13वें दिन पर पहुंचते पहुंचते ये FSH और LH दोनों हार्मोन्स का स्तर जो है वो बढ़ना शुरू होता है और ये 14वें दिन के बाद 15वें दिन पर जाकर कम होता है।
यानी 13वें दिन से लेकर 15वें दिन के बीच LH हार्मोन्स और FSH हार्मोन्स का स्तर सबसे अधिक होता है। और उसी समय यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल नील की स्थिति में होता है। इसका कारण ये होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण कार्पस ल्यूटियम जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा होता है, और कार्पस ल्यूटियम जो सेल्स होती हैं उनका निर्माण 15वें दिन के पश्चात होता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये 15वें 16वें दिन तक इसका जो स्तर है प्रोजेस्टेरोन का वो बिल्कुल निम्न है, क्योंकि यहाँ पर इसका निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए यह कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13वें दिन से लेकर के और 15वें दिन के बीच में फॉलिकुलर स्टिमुलेशन हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का स्तर बढ़ा हुआ है। ये बड़ा क्यों है? इसलिए है क्योंकि 13वें दिन इसमें जो अंड है जिसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हो चुकी होती है वो निषेचित होने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। ठीक है, तो ये जो LH हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि वो इस अंड को अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को संपादित कराता है। इसीलिए LH हार्मोन्स को अंडोत्सर्ग हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसका स्तर यहाँ पर हाई है, क्योंकि इसका स्तर जैसे ही हाई होता है वैसे ही इस पुटिका में से ये अंड जो है वो बाहर निकल के और अंडवाहिनी की ओर प्रस्थान कर जाता है, अंडवाहिनी की ओर अपनी गति कर जाता है। और यहाँ पर जो शेष कोशिकाएं बचती हैं जिसके अंदर एक खाली स्थान भी बनता है, और इसके द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे कि किसका स्तर बढ़ रहा है, FSH हार्मोन्स का स्तर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शेष बची फॉलिकुलर सेल्स हैं वे आगे जाकर के इसी FSH हार्मोन्स के द्वारा ही कार्पस ल्यूटियम में बदलती हैं। ये जब कार्पस ल्यूटियम में बदलती हैं तो इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा इस FSH हार्मोन्स के उत्तेजना के कारण से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण शुरू होता है। चूंकि यहाँ पर FSH और LH इन दोनों हार्मोन्स का काम यानी अंडोत्सर्ग का कार्य और फॉलिकुलर सेल से ये जो कार्पस ल्यूटियम सेल से इनके निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाता है, तो इनका स्तर हम यहाँ देखते हैं कि बिल्कुल नीचे गिरना शुरू हो जाता है, इनका स्तर कम होता है। और यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो भी क्या कर चुका होता है, वो भी यहाँ पर इस दीवार को पूर्ण रूपेण मरम्मत करके तैयार कर देता है। इसकी जो मरम्मत का कार्य है वो पूर्ण हो जाता है, तो यहाँ पर इसका स्तर भी हम देखेंगे कि गिरने लगता है। और यहाँ पर चूंकि कार्पस ल्यूटियम की कोशिकाएं जो हैं वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं, तो अब यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्तर जो है वो बढ़ता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, इसका जो सबसे बड़ा कार्य है वो ये है कि एक तो ये निषेचन की प्रक्रिया में सहायता करता है, वहां पर ये मदद करता है, और साथ ही साथ इस गर्भाशय की दीवार में ये जो अंड निषेचित या अनिषेचित अवस्था में आएगा उसको यहाँ पर प्रतिस्थापित करने का कार्य, यदि वो निषेचित है तो निषेचित अंड जो कि अब ग्रेस्टुला अवस्था में आकर के यहाँ पर प्रतिस्थापित हुआ है, उसके और मादा के जो गर्भाशय है उसके बीच में जो टिश्यू फॉर्मेशन होता है, जो ऊतकीय निर्माण जिसे अपन प्लेसेंटा कहते हैं, उसके निर्माण में सहायक होता है। इसका स्तर कैसा होता है? उच्च होता है। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर अंड जो है वो निषेचित आया है तो इसका स्तर बढ़ा हुआ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो हार्मोन्स हैं उनका कार्य यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे ऋतुस्राव की प्रक्रिया नहीं होगी जब तक कि गर्भ जो है वो मादा के शरीर में रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य अंत तक चलता रहता है, यानी कि जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। लेकिन यदि अंडे का निषेचन नहीं हुआ है और वो अनिषेचित अंडाणु जो है वो गर्भाशय में आकर के स्थापित हुआ है, तो ये बिना अनिषेचित है, अंडाणु निषेचन नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है इसका स्तर गिरना शुरू होता है। क्योंकि यहाँ पर चूंकि अंड निषेचित नहीं हुआ है, भ्रूण का निर्माण नहीं होना है, तो इसका कोई कार्य नहीं होता, तो इसका स्तर क्या होता है? गिरता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका स्तर थोड़ा सा बढ़ता है। उसके बढ़ने के कारण से यहाँ पर जो
अनिषेचित अंडाणु आया है वो गर्भाशय की दीवार से संयुक्त हो जाता है। और यहाँ पर आप देखिए इन दोनों का स्तर गिरता है तो यहाँ पर ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, FSH सेल्स है, तो 29वें दिन के बाद यहाँ पर क्या होता है कि 29वें दिन तक, यानी कि जो अंड है वो जो एंड्रोमीट्रियम, गर्भाशय की एंड्रोमीट्रियम दीवार है वो दोनों नष्ट हो जाती हैं और नष्ट होने के फलस्वरूप ऋतुस्राव की प्रक्रिया होती है। और ये इस प्रक्रिया में ये जो LH हार्मोन्स है उसका स्तर थोड़ा बड़ा हुआ पाया जाता है, क्योंकि यही जो है वो अंड को अंडाशय की दीवार के साथ डिटैच यानी पृथक करने का कार्य करता है और मादा में ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पर हमने देखा ऋतुस्राव के पहले दिन से और ऋतुस्राव के 29वें दिन के पश्चात पहले दिन तक किस तरह से FSH हार्मोन्स, LH हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स अपना कार्य करते हैं। और इस तरह से पूरी जो मादा प्रजनन चक्र या ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो किसी मादा में लगातार चलता रहता है। तो छात्रों ये बात हुई ऋतुस्राव चक्र की। इसके पश्चात जो हमारे इस पूरे अध्याय में अगला पॉइंट आता है, जो अगला टॉपिक है वो है निषेचन। निषेचन को यदि हम समझें शॉर्ट में, परिभाषा के रूप में यदि समझें तो नर के नर युग्मक यानी शुक्राणु का मादा के मादा युग्मक यानी अंडाणु से मिलना और जायगोट का यानी उगमनज का निर्माण होना निषेचन कहलाता है। अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, निषेचन का होना और जायगोट का निर्माण होना, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मनुष्य है उसमें अंतःनिषेचन की प्रक्रिया होती है, अंतःनिषेचन पाया जाता है। यानी ये पूरा अंडाणु और शुक्राणु यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का जो निषेचन होता है, मिलना होता है, एक दूसरे के साथ संपर्क में आना होता है, ये मादा के शरीर के अंदर जो अंडवाहिनी है उसके एम्पुला वाले भाग में संपन्न होता है। यानी मनुष्य में अंतःनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। ये जो निषेचन है ये स्त्री और पुरुष के मैथुन की प्रक्रिया के द्वारा, जो पुरुष का शिश्न होता है उसके द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वे तरल पदार्थ के साथ मिलकर के वीर्य का निर्माण करते हैं और ये वीर्य इस शिश्न के द्वारा मैथुन की प्रक्रिया के माध्यम से मादा के शरीर में यानी उसकी योनि में छोड़ दिया जाता है। यानी वीर्य सेचन की प्रक्रिया होती है। जब ये वीर्य मादा के योनि में छोड़ा जाता है उस समय इनकी संख्या करोड़ों में होती है। लगभग 40 करोड़, 20 से 40 करोड़ जो शुक्राणु होते हैं वे एक बार में किसी नर के द्वारा मादा की योनि में छोड़े जाते हैं। इतनी संख्या में ये जो छोड़े हुए शुक्राणु हैं वे जब मादा की योनि में प्रवेश करते हैं तो वहां पर चूंकि माध्यम अम्लीय होता है इसलिए इनमें से बहुत सारे जो शुक्राणु होते हैं उस अम्लीय माध्यम को सहन नहीं कर पाते और यहाँ पर ये नष्ट हो जाते हैं। उसी समय ये जो गर्भाशय की ग्रीवा है वो एक सिरिंज की द्वारा, जैसे इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है वो दवाई को खींचती है, उसी प्रकार से ये जो गर्भाशय की दीवार जो ग्रीवा है जो कि मैथुन के समय योनि के अंदर की ओर आ गई है, योनि में आग की ओर आ गई है, इसके द्वारा इन शुक्राणुओं को सिरिंज के जैसे सिरिंज दवाई को खींचती है उसी तरह से ये उन शुक्राणुओं को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है
और इस ग्रीवा के द्वारा ये सारे शुक्राणु, बचे हुए सारे शुक्राणु, जो करोड़ों शुक्राणु थे, उनमें से बहुत सारे शुक्राणु अम्लीय माध्यम के कारण से योनि में नष्ट हो जाते हैं और बाकी के जो शुक्राणु होते हैं वे गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। जब ये गर्भाशय में प्रवेश करते हैं तो इन करोड़ों शुक्राणुओं की संख्या कम होकर के हजारों में या सैकड़ों में रह जाती है और ये गर्भाशय में पहुंचते हैं और वहां पर ये अपनी पूंछ के द्वारा गति करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और यहां से बढ़कर के ये अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं। चूंकि अंडवाहिनी जो होती है उसकी पूरी दीवार पर बहुत छोटे छोटे रोम के सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं अंडाणुओं को आगे, अंडाणु की तरफ इन शुक्राणुओं को बढ़ाने का कार्य करती हैं। इसी दौरान उन छोटे छोटे रोमों में फंसकर, उलझकर, चिपककर बहुत सारे जो शुक्राणु हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो बहुत कम मात्रा में बचे हुए शुक्राणु हैं वे इस अंडवाहिनी के आगे की ओर, एम्पुला क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। चूंकि अब ये बढ़ना अपने आप से नहीं होता है, बल्कि मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैथुन के पश्चात अंडाणु जो होता है वो एक पदार्थ का सीक्रेशन करता है, स्रावित करता है, जिसे हम फर्टिलाइजिन पदार्थ कहते हैं। और उसी समय जो शुक्राणु हैं वे भी एक एंटी फर्टिलाइजिन पदार्थ का स्त्रावण करते हैं, यानी अंडाणु फर्टिलाइजिन और जो शुक्राणु होते हैं वो एंटी फर्टिलाइजिन पदार्थ का स्त्रावण करते हैं और इन पदार्थों के कारण से ही जो शुक्राणु हैं वे अंडाणु की ओर आकर्षित होते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं और इस कार्य में जो शुक्राणु की पूंछ है वो मदद करती है। और ये जो शुक्राणु होते हैं जो फैलोपियन ट्यूब के यानी अंडवाहिनी के एम्पुला वाले क्षेत्र में जो अंड स्थापित है उसके चारों ओर जाकर के और चिपक जाते हैं और इनमें से सबसे पहला है जो शुक्राणु इस अंडाणु के संपर्क में आता है। यहां पर हम देखेंगे चित्र में, ये देखिए, ये शुक्राणु है, इसकी आउटर लेयर है जिसे अपन कोरोना रेडिएटा कहते हैं, अपन ने इसकी संरचना में देखा था, और ये आंतरिक लेयर है जिसे अपन कहते हैं जोना पेलोसुडा। इसके बाहर की ओर बहुत सारे शुक्राणु जो हैं वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और इसमें यानी कोरोना रेडिएटा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और इसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन जैसे ही सबसे पहले कोई शुक्राणु इस बाल से, यहां पर बाल के रूप में हम देखेंगे तो इस चारों तरफ शुक्राणु यहाँ पर इससे चिपकते हैं आकर के, तो इस अंडाणु में जो बहुत सघन कोशिका द्रव्य भरा हुआ है वो एक और बहुत अधिक मात्रा में होता है और एक और कम मात्रा में होता है। तो जिस भाग में इस कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत अधिक होती है वो कहलाता है सक्रिय ध्रुव और जहां पर इसकी मात्रा कम होती है वो कहलाता है निष्क्रिय ध्रुव। और ज्यादातर संभावना ये होती है कि जो सक्रिय ध्रुव है यानी जहां पर कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत अधिक है वहां पर जो शुक्राणु सबसे पहले इस लेयर के संपर्क में आता है उसी स्थान पर ये लेयर इस शुक्राणु के साथ एक शंकु का निषेचन शंकु का निर्माण कर लेती है और जैसे ही शंकु यहाँ पर निर्मित होता है वैसे ही ये पूरी जो सतह है वो अन्य शुक्राणुओं के लिए प्रवेश के लिए क्या हो जाती है, निषेध हो जाती है। इस जैसे ही यहाँ पर एक शंकु का निर्माण हुआ यानी ये जो पहला शुक्राणु इस सतह के संपर्क में आया और यहाँ पर एक शंकु का निर्माण हुआ, वैसे ही क्या हो जाती है, ये पूरी जो सतह है वो अन्य शुक्राणु के प्रवेश के लिए निषेध हो जाती है। अब कोई भी शुक्राणु इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। उसी समय ये जो शुक्राणु जो इसके संपर्क में आया है इसका अगला भाग जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं उसकी भित्ति क्या होती है, घुल जाती है और उसमें से एक पदार्थ जिसे अपन कहते हैं, एक एंजाइम जिसे अपन कहते हैं स्पर्म लाइसिन, ये पदार्थ निकलता है और ये पदार्थ इस भित्ति को जो जोना पेलोसुडा है इस भित्ति को क्या कर देता है, यहाँ पर
घोल देता है, घुल जाती है यहाँ पर भित्ति, और यहाँ पर एक छेद बन जाता है, और इस छेद के द्वारा, इस सुराख के द्वारा, इस पोर के द्वारा ये जो शुक्राणु का सिर है, हेड वाला भाग है, वो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था कि अभी तक इस अंडाणु में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया नहीं हुई होती, लेकिन जैसे ही इस शुक्राणु का सिर इस भित्ति में प्रवेश करता है,